तो अगला तरीका जो चौथा तरीका है वो है, उसको कहते हैं देशीयकरण। देशीयकरण या प्राकृतिकरण और इंग्लिश में इसको कहते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। अब इसका पहले मतलब आप समझ लो। देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई विदेशी है और वो देसी हो जाए। यानी कि कोई व्यक्ति भारत में आया, भले ही वो टहलने आया, व्यापार करने आया, फिर उसको यहाँ इतना मज़ा आया। और भारत की धरती ऐसी है कि यहाँ पर आने वाले लोग, यहाँ तक कि जो आक्रमण करके लोग लूटने पाटने भी आए, उनका भी जाने का मन नहीं हुआ। भारत माता का आंचल ही ऐसा है कि जो भी यहाँ आता है प्यार ही पाता है और उसका जाने का मन नहीं होता है। हमेशा से ये धरा बहुत ही खूबसूरत रही है और बहुत ही प्रेम रहा है यहाँ पर। हालांकि इस चीज़ का बहुत से लोगों ने गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की। तो भारत पे कोई आया रहने के लिए कुछ समय के लिए, उसके बाद में धीरे धीरे उसका यहाँ रच बस गया, उसका मन यहीं रहने का हो गया, धीरे धीरे उसका सब कुछ देसी हो गया, यानी वो भारतीय हो गया। इसी को कहते हैं देसीकरण हो जाना। यानी बहुत लंबे अंतराल तक वो भारत में रहते रहते भारतीय ही हो गया है। अब उसका बोल चाल, रहना, खाना, उठना, पैर, वो अब विदेश में अगर वो जाए भी तो उसको कोई नहीं जानता है। तो ऐसे व्यक्तियों को कैसे नागरिकता दी जाएगी? तो सबसे पहले तो ये है कि आप पहचानोगे कैसे, तय कैसे करोगे कि वो देसी हो गया है? क्या वो आकर के कह देगा साहब मैं तो देसी हो गया, तो क्या आप मान लोगे? तो उसके लिए कुछ मानक बनाए गए कि हम कैसे तय करेंगे कि कोई व्यक्ति अब देसी हो गया है और फिर उसको नागरिकता हम दे सकते हैं, और कैसे दे सकते हैं इस पर बात करेंगे। तो देशीयकरण या प्राकृतिकरण या बाय नेचुरलाइजेशन, तो सबसे पहले इसमें हम ये देखें कि कैसे जानेंगे कि वो देसी व्यक्ति हो गया है। पहले इसमें किसको नागरिकता दी जाएगी? इसमें जो है विदेशियों को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता देने का प्रावधान है ये। अब यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ विदेशियों लिखा है। ये भारतीय मूल वाले विदेशी अगर होते तो फिर ये इसके जस्ट पहले वाले में आ जाते, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। लेकिन ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। इनका भारत से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना इनके माता पिता, दादा दादी, पोता परपो, कुछ भी, कोई नहीं, कोई भी भारतीय नहीं है। तो ये है विदेशी, प्योर विदेशी आप इनको कहेंगे। तो विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान इसमें कहा गया है देशीयकरण द्वारा दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा? पहले देशीकरण कैसे होगा? तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि इसमें उसी देश के नागरिक को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसको बहुत कायदे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें उसी देश के नागरिक को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, जिस देश में, अगर ये छूट गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा, जिस देश में भी भारतीयों को इसी विधि से नागरिकता दी जाती है, दी जाती है। अब इसको ज़रा समझें, बहुत सरल है और जटिल भी है। देखिए, अगर उदाहरण से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर एक XYZ कंट्री है, मान लेते हैं, नाम ले लेता हूँ मैं, अमेरिका। अगर अमेरिका है और अमेरिका का कोई नागरिक इस विधि से हमारे देश का नागरिक बनना चाहता है, देशीकरण से, तो फिर हम ये देखेंगे कि अमेरिका में भी ये प्रावधान है कि नहीं है। यानी अगर भारत का कोई आदमी अमेरिका में देशीकरण से अमेरिका की नागरिकता लेना चाहता हो तो क्या अमेरिका उसके लिए राजी है? यानी अगर वहाँ के संविधान में, वहाँ के कानून में भी प्रावधान है कि हाँ, भारतीय को हम नागरिकता दे देंगे इस विधि से कि अगर वो हमारे यहाँ रहते रहते देशी हो गया है, उनका देशी हो गया है। तो अगर वो हमारे व्यक्ति को नागरिकता दे रहे हैं
तो हम भी उनका स्वागत करते हैं। बात आप समझ गए होंगे कि इसमें उसी देश के नागरिक को, जो भारत में देशी हो गया कहीं ना कहीं का पहले था होगा ना, तो इसमें उसी देश के नागरिक को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है जिस देश में भी भारतीयों को इसी विधि से नागरिकता दी जाती है। तो ये तो पहली शर्त हो गई। अब मान लिया कि कोई व्यक्ति है, अमेरिका का है और अमेरिका में भी वो सिस्टम है, मान लेते हैं। अब देखा जाएगा कि वो देशी हुआ कि नहीं, तो उसके लिए क्या है, दूसरी चीज़ इसमें कही गई कि वह व्यक्ति आवेदन तो करेगा ही, क्योंकि ऐसे लोग आवेदन तो करेंगे ही। तो ऐसे व्यक्तियों को आवेदन से पूर्व कम से कम 12 महीने भारत में पहले रहता हो। आवेदन से पूर्व वाले 12 महीने जो मैंने बताए, और उस 12 महीने के अलावा उससे पहले, ये 12 छोड़ करके 14 वर्ष पीछे से वो भारत में रहता हो। 14 वर्ष में कम से कम 11 वर्ष वो भारत में रहा हो, चाहे वो लगातार 11 वर्ष रहा हो, अगर बीच में कहीं चला गया हो साल 6 महीने के लिए, तो हम पिछला 14 वर्ष का रिकॉर्ड देखेंगे और 14 वर्ष में उसका 11 वर्ष निकल आना चाहिए। अगर 14 वर्ष में 11 वर्ष वो भारत में धरती पे रहा है, तो इसका मतलब वो रहने की इच्छा रखता है। सीधी सी बात है, 14 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर 14 साल में 14 ईयर्स में वो 11 साल भारत में रह रहा है, 1-2 साल के लिए कहीं चला गया 2-4 महीने के लिए, तो इसका मतलब उसका कहीं और मन नहीं लगता है, भारत में रहने का पूरा इच्छुक है। इसका मतलब वो देशी हो गया है। तो यहाँ पर कहा गया कि आवेदन से पूर्व 12 माह से भारत में रह रहा हो, भारत में रहता हो। यानी ये वाले तो तुरंत के 12 माह तो कंटिन्यू उसके होने चाहिए। इसमें महीना भर भी अगर बीच में कहीं चला गया है तो वो फिर से वहाँ से 12 महीने जोड़े जाएंगे। तो आवेदन से पूर्व 12 माह से भारत में रहता हो तथा इसके अलावा इसके पहले, यानी इस 12 माह से पहले 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो। 14 वर्ष का रिकॉर्ड देखेंगे और उसमें अगर 11 वर्ष वो भारत में ही रहा हो तो वह बन सकता है, तो वह कह सकते हो कि वो देशी हो गया है, तो वह नागरिक बन सकता है। अभी कन्फर्म नहीं हो गया, बन सकता है, क्योंकि इसमें कुछ और भी शर्तें हैं, वो भी पूरी करनी पड़ेंगी। अब ये 2 चीज़ें तो उसकी योग्यता तय कर दी। अब उसको करना क्या है, क्या क्या चीज़ें और शर्तें हैं वो देखिए। तो अब इसमें कहा गया कि अब यदि वो भारत में रहने की इच्छा रखता है, यानी तीसरी बात, वह अच्छे चरित्र का हो। अब उसका चरित्र देखा जाएगा, चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाएगा। अच्छे चरित्र का हो तथा भारत में रहने की इच्छा रखता हो, भारत में रहने की इच्छा रखता हो, इसका वो शपथ पत्र देगा। दोनों चीज़ें अगर ये भी पूरी होती हैं तब अब देशी हो गया है। तो एक चीज़ और है कि अब भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से कम एक भाषा का उसको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अब जो 22 भाषाएं हैं आपको पता है 8वीं अनुसूची में, उसमें से एक भाषा उसको आनी चाहिए। कोई भी भाषा हो, तेलुगु, तमिल, हिंदी, गुजराती, मराठी, कोई भी हो, जो भी भाषाएं उसमें हैं, उसमें से एक भाषा उसको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, लिखना बोलना जो भी है। यानी कि वो भारतीय हुआ है तो साबित भी तो करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं, अब यहाँ पे हम नंबर नहीं लिखेंगे, नंबर बदलते रहते हैं, कभी फिर घट बढ़ सकते हैं। 8वीं अनुसूची की भाषाओं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक भाषा, ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, एक तो आनी चाहिए, एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान, सिर्फ ज्ञान नहीं पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान हो।
ये शर्त है। और फिर ये भी शर्त है कि यदि उसे भारत की नागरिकता दी जाती है तो अपनी पहली वाली नागरिकता यानी अपना जहाँ वो आया है जिस देश का, उस देश की नागरिकता उसको त्यागनी पड़ेगी। तो अगली शर्त क्या है? 5वीं शर्त है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त होने पर इसका शपथ पत्र ले लिया जाएगा पहले ही, उससे पहले नहीं वो त्यागेगा, क्योंकि क्या तब आप दो या ना दो और वो वहाँ की भी त्याग दे। तो अगर भारतीय नागरिकता उसको मिलना सुनिश्चित होता है तो फिर उसको त्यागनी पड़ेगी। तो भारतीय नागरिकता मिलने पर उसे अपने पूर्व देश यानी जो पहले से उसका देश है, अपने पूर्व देश की नागरिकता छोड़नी होगी, त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि भारत में ये नियम है। और छठी चीज़, उसको जो है यहाँ पर संविधान में निष्ठा और उसके पालन की शपथ भी लेनी होगी। शपथ तो लेनी ही लेनी पड़ेगी, संविधान में निष्ठा की शपथ लेनी पड़ेगी। तो ये प्रावधान है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे हमने बताया ना कि आवेदन से 12 महीने पहले वो रहा हो, 14 वर्षों तक वो कम से कम भारत में निवास में रहा हो, या फिर आप ये भी यहाँ पे ये भी कहा गया हो या भारत सरकार की सेवा में रहा हो, चाहे वो रह रहा है या भारत सरकार की सेवा में है। भारत सरकार की सेवा में इसलिए कह दिया गया कि हो सकता है कि वो भारत सरकार के किसी काम से 5 महीने के लिए किसी दूसरे देश भेजा गया हो, नौकरी में हो, तो फिर वो 5 महीने वो निवास में ही जोड़े जाएंगे। तो इसमें आप ये भी बढ़ा लीजिएगा कि भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में है। तो सेवा में है तो फिर अगर भारत सरकार ने उसे दूसरी जगह भेजा हुआ है तो उसका वो निवास में ही मान लिया जाएगा। तो इस तरह से इतने प्रावधान अगर पूरे होते हैं तो फिर वो देशी हो गया है और उसको इसी विधि से नागरिक बना दिया जाएगा। आवेदन लेकर के उसको स्वीकृति दे दी जाएगी। अब यही वाली विधि जो है 2019 में संशोधित की गई है, और वो भी कुछ लोगों के लिए, यानी कि सबके लिए नहीं। उसमें कुछ देश अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों के लिए और 6 धर्मों के लिए, जिसमें मुस्लिम धर्म छोड़ करके, इस्लाम धर्म छोड़ करके बाकी जो है 6 धर्म लिए गए हैं, उनके लोगों के लिए प्रावधान किया गया है, जहाँ पे इस 11 वर्ष वाले सेक्शन में छूट दी गई है। इसी को घटाया गया है और यही विवाद का विषय है कि 11 वर्ष के पहले ही उसमें छूट करके इस वर्ष को कम कर दिया। पूरा डीप में डिस्कस करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें छूट दे दी गई है और उसमें एक और भी कई चीज़ें हैं, वो सब चीज़ देखेंगे, इसीलिए वो सारा विवाद मचा हुआ है, तो उसको हम देखेंगे। तो ये हो गया आपका देशीयकरण। अब इसमें एक परंतु और है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लिए ज़रूरी है जानना कि देशीयकरण के द्वारा नागरिकता देने की इतनी शर्तें हैं, इतनी शर्तों को लागू करना सरकार के अधिकार में है। यानी कि कुछ ऐसे मामले सरकार ने तय किए हैं कि जिसमें सरकार चाहे तो इसमें से किसी एक प्रावधान में छूट दे सकती है या फिर सभी प्रावधानों में छूट दे सकती है। यानी बिल्कुल किसी व्यक्ति को वो नागरिकता चाहे तो वो तुरंत दे दे, इनमें से कोई भी शर्त पूरी न होती हो तब भी दे दे, लेकिन सबको नहीं, उसके लिए कुछ निर्धारित क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं, वो आप देखिए। इसको आपने नोट कर लिया, इसी में आगे लिखेंगे, इसी में आगे बढ़ाएंगे, इसी हेडिंग के अंतर्गत लेकिन, रेड से मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, लेकिन यानी उपरोक्त शर्तों के बाद में लेकिन यदि कोई विदेशी, यहाँ बात विदेशी की ही हो रही है, देशी है तो उसको नागरिकता क्यों दे देंगे। यदि कोई विदेशी विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, विश्व शांति, मानव प्रगति, देखो कितने क्षेत्र हुए, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, विश्व शांति, मानव प्रगति के क्षेत्र में
उन्नत कार्य किया है, उन्नत कार्य किया है यानी बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उसे नागरिकता दी जा सकती है, दी जा सकती है इसी विधि से। और सरकार देशीकरण की शर्तों में कुछ या समस्त छूट दे सकती है। यानी कि सरकार देखेगी कि आपका कार्य कितना बड़ा है, इसीलिए तो कहते हैं कि पढ़ लिख करके उन्नतशील हो जाओ। तो ये देखो कितनी सहूलियत मिलती है सरकार की तरफ से कि विज्ञान के क्षेत्र में कोई विदेशी बहुत काम नोबेल प्राइज़ लेकर के कोई विजेता है और उसको वो इच्छा जताता है भारत की नागरिकता लेगी, तो सरकार कहेगी आइए, वेलकम है, बिल्कुल आपका स्वागत है, और कोई शर्त वर्त नहीं, 14 वर्ष और सब ये सब किनारे रखो, आप आइए, तुरंत नागरिक बनिए हमारे, क्योंकि आपने काम इतना, कौन देश नहीं चाहेगा कि हमारे देश से जुड़े इस व्यक्ति का नाम दूसरे देश वाले भी भारत के लोगों को भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि विश्व में सब लोग चाहते हैं कि हमारे देश के नाम से ऐसे लोगों का नाम जुड़े जो इतना उन्नतशील काम करते हैं। तो विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, विश्व शांति, मानव प्रगति, इन क्षेत्रों में यदि कोई बहुत ही अप्रतिम कार्य करता है तो उस व्यक्ति को अगर नागरिकता देने की बात आती है, अगर वो इच्छुक है, तो सरकार जो है इसी विधि से देशीकरण से ही दी जाएगी, क्योंकि वो विदेशी है। शर्तों में कुछ छूट दे सकती है, अब निर्भर करेगा उसने कितना बढ़िया काम किया है, तो जितना एडजस्ट कर सकते हैं, या चाहे तो समस्त सारी शर्तों पर छूट दे दे और उसे नागरिक बना सकती है। ये अपवाद है इसका, और ये भी देशीकरण में ही आता है, उसी विधि से आता है। अब क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि यदि कोई व्यक्ति जो ना तो भारत की धरती पे पैदा हुआ है, वो विदेश में पैदा हुआ है, उसके कोई भी रिश्तेदार भारत का नहीं है, यानी उसके पूर्वज में से माता पिता छोड़ दीजिए, कोई भी नहीं, दादा परदादा कोई भी भारतीय नहीं है, वो प्योर विदेशी है, कभी भारत नहीं आया है, कुछ भी नहीं है, तो वह किस विधि से भारत की नागरिकता पा सकता है? तो वो देशीकरण से पा सकता है, इस सेक्शन में आएगा। यानी अगर ये काम उसने किया है तो पा सकता है, और अगर वो भारत में आके रहता है 14 वर्ष तो देशीकरण विधि से पा सकता है। तो इस तरह से विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान देशीकरण में किया गया है। अब एक जो लास्ट है, जो इम्पोर्टेंट भी है, वो भी आप देखिए, 5वीं विधि क्या है, 5वीं किस विधि से जो है भारत की नागरिकता दी जा सकती है अर्जन में। और 5वीं और आखिरी विधि है क्षेत्र अर्जन, क्षेत्र अर्जन द्वारा, बाय इनकॉर्पोरेशन। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी जटिल नहीं है, और ये बहुत बार भारत में किया भी गया है, तमाम बार किया, आगे भी करेंगे हम। जैसे कि भारत कोई नया क्षेत्र प्राप्त कर ले तो वहाँ पर लोग भी तो रहते होंगे, तो उन लोगों को एक आदेश जारी करके एक साथ सभी को नागरिकता दे दी जाएगी। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, पहले भी होता था, प्राचीन समय में भी होता था, जो राजा जाते थे, लड़ाई करते थे, कोई राज्य जीत लेते थे, फिर वो राज्य के जो लोग होते थे वो उनकी प्रजा बन जाते थे, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र जीत लिया है। तो भारत भी अगर कोई क्षेत्र प्राप्त कर ले, कल को कोई देश का कुछ हिस्सा भारत प्राप्त कर ले, एक्वायर कर ले, अपने में मिला ले, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को अगर नागरिकता दी जानी है तो एक आदेश जारी करके जो है सरकार उसको नागरिकता दे देगी, सभी को एक साथ दे देगी। कब कब किया गया है उसको भी अभी हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें लिखना आपको ये है कि यदि भारत कोई नया क्षेत्र, जो पहले से है वो नहीं, कोई नया क्षेत्र का अर्जन करता है, आपको हमने बताया था आर्टिकल 2, उसमें बताया था कि कैसे नए राज्यों का प्रवेश कराया जाएगा, यानी कोई नया क्षेत्र मिल गया तो उसको राज्य बनाया जाएगा। तो यदि भारत कोई नया क्षेत्र का अर्जन करता है तो वहाँ के निवासियों को, वहाँ के
निवासियों को एक आदेश जारी करके नागरिकता दे सकता है, नागरिकता दे सकता है, इतना बताया गया इसमें। अब एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे कि हमने गोवा प्राप्त किया। गोवा को तो 26 जनवरी 1950 के बाद में प्राप्त किया गया ना, 1961 में प्राप्त किया गया गोवा को। गोवा तो भारत में था नहीं, तो अगर गोवा को प्राप्त किया है तो गोवा के लोगों को नागरिकता भारत की दी गई। इसी तरह पांडिचेरी प्राप्त किया हमने, जिसको पुडुचेरी आज कहते हो आप, पुडुचेरी, पांडिचेरी को प्राप्त किया। सिक्किम का भी आपने देखा कि किस प्रकार से सिक्किम को भारत में 1975 में, तो सिक्किम के भी नागरिकों को, लोगों को भारत का नागरिक बनाया गया। तो ये 2-3 आपके पास उदाहरण पहले से मौजूद हैं। इसी तरह बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र प्राप्त किए गए, और हमारे भी क्षेत्र बांग्लादेश में गए। तो ऐसे जो लोग आ जाते हैं नए क्षेत्र अर्जन के द्वारा, तो उनको नागरिकता हम इस तरह से इस क्षेत्र अर्जन के द्वारा दे। उनको आवेदन वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो जो है, जब वो क्षेत्र ही हमारा हो गया, हमने गोवा प्राप्त किया पुर्तगालियों से और गोवा को अपने देश में मिला लिया। जब मिला लिया तो वहाँ के नागरिक तो हमारे हो गए ना, तो हम उनको आदेश जारी करके कि आज से सब थोक के भाव आप सभी लोग हमारे देश के नागरिक हैं। तो इस तरह से नागरिकता अर्जन के 5 तरीके बताए गए हैं, किसमें, नागरिकता अधिनियम 1955 में, और समय समय पर उसमें जो संशोधन किए गए हैं उनको भी आपने जाना। तो आइए अब देखते हैं कि नागरिकता खत्म होने के कौन कौन से तरीके इस एक्ट में बताए गए हैं। अर्जन को आपने देख लिया। अब देखते हैं दूसरा सेक्शन, नागरिकता समाप्त होना, समाप्त होने के तरीके। उसमें हमने बताया कि उसमें 3 तरीके बताए गए हैं समाप्त होने के, और तीनों बहुत इजी हैं, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। पहला तरीका है जिसको कहते हैं स्वेच्छा से त्याग। स्वेच्छा से त्याग, कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को छोड़ना चाहे अपनी मर्जी से, सरकार नहीं कह रही उससे, स्वेच्छा से त्याग यानी रिनंसिएशन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, रिनंसिएशन। तो कोई व्यक्ति यदि स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग देता है तो वो कर सकता है। यानी कि व्यक्ति इसमें क्या करेगा, व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देता है। अब इस तरह से जो नागरिकता अगर कोई व्यक्ति त्याग देगा तो फिर उसके जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये शर्त है। जो बालिग बच्चे हैं वो तो नागरिक अलग हो गए, बन गए वो नागरिक, तो वो उसने तो त्यागा नहीं। लेकिन जो नाबालिग है, 5, 6, 7 साल का है, 18 साल से नीचे है, तो वह व्यक्ति यानी वो बच्चा, नाबालिग बच्चा भी नागरिक नहीं रह जाएगा। जब वो बालिग होगा तब वो चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकता है, क्योंकि उसका हक है। वो आएगा और कहेगा कि हमारे पिताजी, यानी हम भारतीय मूल के हैं, हमारे पिताजी, मेरा जन्म भारत में हुआ, और आपने पहले ही पढ़ लिया नागरिकता का अर्जन में बाई बर्थ वाला कि मेरा जन्म तो भारत में ही हुआ था और मेरे पिताजी भी भारतीय थे, उन्होंने अपनी नागरिकता छोड़ दी, मैंने तो नहीं छोड़ी, तो मैं नागरिक बनूंगा और उसको मिलेगी, बाई बर्थ मिलेगी, उसका हक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देता है। तो यहीं पर आप लिख लें, तो उसके नाबालिग बच्चे की भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी, हो जाएगी। और इसी में आप लिखेंगे बच्चा बालिग होने पर, बालिग होने पर पुनः नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगर दूसरे देश की नहीं उसने ली है नागरिकता,
या वहाँ की छोड़ता है वो, तो बच्चा बालिग होने पर पुनः नागरिकता ले सकता है। उसके पास तो रहेगा ही अधिकार लेने का, तो वो ले सकता है, लेकिन उस समय चली जाएगी नागरिकता। और इसी में एक चीज़ आप ये भी समझ लो कि नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं। इसीलिए युद्ध काल में अगर आप ये कहते हो कि नहीं हम नागरिकता, कल को हमला हो जाए देश पे, पता चले बहुत तेज़ी से बड़ी सेना बढ़ती हुई चली आ रही है, तो देश रक्षा में हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करेगा। और नागरिक होने में भी देश के साथ निष्ठा की बात हमने पहली क्लास में आपको बताई थी कि राज्य के साथ आपकी निष्ठा होनी चाहिए, यानी कि राज्य की रक्षा का भी तो आपका कर्तव्य है। अब आज तक तो आप भारत के नागरिक, मज़ा मारने के लिए, मौज उड़ाने के लिए आप भारत के नागरिक बने रहे, और अगर आपके राज्य पर कोई संकट आता है तो क्या आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे? उस समय आप नागरिकता का त्यजन नहीं कर सकते। यानी कि इसमें एक बात है कि युद्ध काल में, युद्ध के समय कर सकते हैं आप, युद्ध के समय नागरिकता त्याग लंबित रहेगा, यानी कि आपकी एप्लीकेशन ले ली जाएगी लेकिन उस पर विचार नहीं किया जाएगा, लंबित रहेगा। युद्ध समाप्त हो जाएगा तब आपको हम छोड़ देंगे कि नागरिकता आपकी ख़त्म, लेकिन तब तक हम पेंडिंग रखेंगे, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आपसे नागरिक होने के सारे कर्तव्य निभाए जाएंगे, सेना में जाना पड़ेगा आपको। तो युद्ध के समय नागरिकता त्याग लंबित रहेगा। तो ये स्वेच्छा से त्याग हो गया, इसको बोलते हैं रिनंसिएशन। अब दूसरा तरीका, स्वेच्छा से नहीं कोई त्यागता है, अगर वो बताता ही नहीं है, भाई हो सकता है वो त्याग करे ही ना और जा करके विदेश में चुपचाप दूसरे देश की नागरिकता ले ले, भारत को बताए ही ना कि हम आपकी नागरिकता त्याग रहे हैं, दूसरे देश की नागरिकता वो ले जा करके, और वहाँ भी किसी भी तरीके से ले ले, वहाँ के नियम कानून ऐसे हों, तो फिर आर्टिकल 9 में भी प्रावधान पहले से ही लिखा हुआ था, और यहाँ पर 1955 के एक्ट में भी इसको लिखा गया है। तो दूसरा तरीका है बर्खास्तगी, या इसको बोलते हैं समाप्ति। यानी कि टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर देना। अब ये सरकार के द्वारा निकाला जाएगा उसको। तो इसमें किन व्यक्तियों की ख़त्म की जाएगी नागरिकता? यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है। तो बर्खास्तगी कब होगी? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। सरकार उसको जो है समाप्त कर देगी, ऐसा ये विधि में है। अब यहाँ पर एक मुद्दा आता है कि आप सुनते होंगे कभी कभी कि कुछ बड़े बड़े स्टार या बड़े लोग, आपको सुनने में आता होगा कि वो भारतीय नागरिक होने के साथ साथ अमेरिका, कनाडा जैसे अन्य देशों के भी नागरिक हैं। बहुत से आप हीरो हीरोइंस या बड़े लोगों के विषय में आप अक्सर पढ़ते रहते होंगे। तो वो कैसे हैं? यहाँ पर तो कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर लेता है दूसरे देश की, तो भारतीय नागरिकता चली जाएगी। तो इसमें बीच में 2003 में कुछ संशोधन किए गए हैं। वो ये है, कुछ शर्तों के साथ में विशेष परिस्थितियों में कुछ लोग दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और भारत के नागरिक भी बने रह सकते हैं, लेकिन उसमें देश डिफाइन किए गए हैं कि इन देशों के साथ में हमारा ऐसा एग्रीमेंट है। तो उन्हीं देशों का, जैसे कनाडा वगैरह है, अमेरिका वगैरह। तो लेकिन फिर ऐसा होने पर भारतीय नागरिक होने के सभी अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। इलेक्शन लड़के आप जो है, इस तरह के कुछ ऐसे अधिकार हैं जो फिर आपसे ले लिए जाएंगे। नागरिक आप बने रहेंगे लेकिन पूर्ण नागरिक नहीं रहेंगे। कुछ आपके नागरिक वाले जो आपके अधिकार हैं उनमें कटौती की जाएगी। तो ये बर्खास्तगी और समाप्ति है। तीसरा जो लास्ट है वो है, तीसरा
और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें है वंचन, डिप्राइवेशन, अंग्रेजी में कहते हैं उसको डिप्राइवेशन। वंचन द्वारा यानी डिप्राइवेशन। ये क्या है? इसमें सरकार नागरिकता छीनती है। अभी तक तो दो, एक में तो आपने मन से त्यागा और दूसरे वाले में आप ही की मर्जी थी, आपने दूसरे देश की ले ली नागरिकता जा करके, तो यहाँ पर आपकी नागरिकता चली गई। यानी उसमें दोनों में समझ लीजिए आप ही की मर्जी थी। लेकिन ये जो है ये सरकार द्वारा उठाया गया कदम है अपनी तरफ से, यानी आप चाहो या ना चाहो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये सबसे खतरनाक खेल है। इसमें सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनती है और उसके कुछ ग्राउंड्स हैं। क्या आधार हैं वो देखिए। इसमें क्या होता है? सरकार द्वारा नागरिकता का वंचन, नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। किन आधारों पर किया जाएगा? अब इसमें पहली चीज़ आप लिखें कि जिन व्यक्तियों को बाय बर्थ या ऐसी विधियों से परमानेंट नागरिकता प्राप्त हुई, उनकी नागरिकता से उनको वंचित नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा उसके लिए बहुत जटिल प्रक्रियाएं करनी होंगी, बहुत संशोधन करने पड़ेंगे आपको संविधान में, उसका कोई आधार नहीं है। इसमें वंचन जो किया जाएगा जिन्होंने पंजीकरण और देशीयकरण, जो लास्ट में हमने दो विधियां बताई थी, पंजीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा, इन विधियों से जिन लोगों ने नागरिकता प्राप्त की है, यानी वो बाहरी लोग थे, उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है अगर वो कुछ गलत करते हैं। और कौन कौन से गलत काम करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो लिखिए कि इसमें, ये सबसे पहले आप जान लीजिए क्योंकि यही मेन फंदा फंस जाएगा। इसमें पंजीकरण और यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा जिसने प्राप्त की है, या देशीकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन, दो हैं, से नागरिक बने लोगों की ही नागरिकता छीनी जा सकती है। नागरिकता छीनी जा सकती है और लोगों की नहीं जा सकती है। जैसे कि मैं अगर भारत का नागरिक हूं तो मैंने ना तो पंजीकरण से प्राप्त की है और ना ही देशीकरण से प्राप्त की है, मैं बाय बर्थ यहाँ का नागरिक हूं, तो इस वाले प्रावधान द्वारा मेरी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। यदि मेरी नागरिकता को छीनना होगा सरकार को तो उसके लिए अलग से विधि बनानी पड़ेगी। इस विधि में वो चीज़ नहीं आती है, तो इसमें पंजीकरण और देशीकरण वाले आते हैं। तो इनको किन आधार पर छीन सकते हैं? देखिए इसके आधार भी तो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नागरिकता देते वक्त आपने बहुत से आधार गिना दिए थे, ये भाषा आनी चाहिए, वो आना चाहिए, ये आना चाहिए, लेकिन अब जब नागरिकता छीनोगे तब भी जो है ग्राउंड्स होने चाहिए। तो उसके आधार ये हैं। पहला तो आधार यही है, यदि नागरिकता फर्जी दस्तावेज पे ग्रहण की गई है। फर्जी दस्तावेज, आपने डॉक्यूमेंट ही गलत दिए थे, दस्तावेज से ली गई, यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें कोई तथ्य छिपाया गया है, आपने बताया ही नहीं, सही जानकारी नहीं दी, बाद में वो जांच में वो चीज़ें खुल के आ गई किसी तरीके से, तो फिर नागरिकता आपकी गई। यानी आपने नागरिकता फर्जी दस्तावेज लगा के, कुछ तथ्य छुपा के, झूठ बोल के, फ्रॉड करके प्राप्त की थी, नागरिकता चली जाएगी आपकी। दूसरी चीज़, यदि युद्ध का समय चल रहा है और आपने जिस देश से हमारा युद्ध चल रहा है उसके साथ में इल्लीगल व्यापार किया, आपने इल्लीगल कम्युनिकेशन किया, संपर्क स्थापित किया, या शत्रु राष्ट्र की मदद की, यानी कि आप कह सकते हो देशद्रोह किया, तो फिर आपकी नागरिकता ले ली जाएगी। यहाँ पर क्या है कि युद्ध समय में, युद्ध काल में शत्रु देश से गैर विधिक, यानी अगर कोई कानूनी तरीका है तो ठीक है, गैर विधिक व्यापार किया अगर आपने, अगर कुछ विधिक व्यापार चालू है तो करिए, सब कर रहे हैं, आप भी करिए, लेकिन अगर आपने कानून से हट के काम किया, गैर विधिक व्यापार, अगर आपने संपर्क या सूचना भेजना, अगर आपने कोई गुप्त जानकारी उसको शेयर कर दी, तो ये भी आपका जो है नागरिकता लोप का कारण बन जाएगा।
दूसरी चीज़ ये कही गई कि यदि नागरिकता प्राप्त करने के बाद में, यानी आपने नागरिकता प्राप्त की और उसके 5 साल के अंदर अगर आपको किसी भी देश के न्यायालय द्वारा 2 वर्ष से ज़्यादा सज़ा दे दी गई तो भी आपकी नागरिकता ले ली जाएगी कि आप अच्छे चरित्र के व्यक्ति नहीं थे और आपने जो है चरित्र प्रमाण पत्र दिया हुआ था, उसमें शर्त थी ना कि आप अच्छे चरित्र के हैं, और 5 साल के अंदर ही आपको 2 साल की सज़ा हो गई, इसका मतलब है आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो फिर इसमें क्या कहा गया कि नागरिकता प्राप्त होने के, जब भी भारत के आप नागरिक बने, नागरिकता प्राप्त होने के 5 वर्ष में किसी भी देश, भारत नहीं, किसी भी देश, भारत भी उसमें शामिल है, किसी भी देश के न्यायालय द्वारा 2 वर्ष, छोटी मोटी नहीं, साल 6 महीने में नहीं लेंगे हम, 2 वर्ष या अधिक, 2 वर्ष या अधिक की अगर आपको सज़ा हो जाती है, कारावास होता है, तो भी आपकी नागरिकता का लोप कर दिया जाएगा। यदि आप भारत के नागरिक बन गए और बिना सूचना के आप 7 वर्ष तक गायब हैं, 7 वर्ष के आप पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, भारत में आते जाते नहीं हैं, कुछ भी पता जता नहीं है, तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। यानी कि बिना सूचना यानी कि कोई कारण है ही नहीं, बिना सूचना 7 वर्ष बाहर रहे तो भी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब छात्रों को और नौकरी करने वाले लोगों को छूट दी गई है कि यदि स्टूडेंट्स बाहर रह करके पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, और यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी भारत सरकार की सेवा में है या फिर ऐसे संगठनों की सेवा में है जिनका भारत सदस्य है, जैसे यूनाइटेड नेशंस में आप काम कर रहे हैं या किसी ऐसे संगठन में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बाहर रहना पड़ेगा ही, तो फिर या भारत सरकार की ही सेवा में हैं, आप राजदूत हैं, बाहर रह रहे 7-8 साल से, तो अब आपकी नागरिकता थोड़ी ना चली जाएगी। या फिर यदि इनमें से कोई कारण नहीं है और आप हर साल रिन्यूअल करवा रहे हैं अपनी नागरिकता को कि हाँ हम रह रहे हैं बाहर लेकिन हम भारत के ही नागरिक बने रहना चाहते हैं, हर साल आप आते हैं और अपना आवेदन रिन्यू करवा देते हैं कि मैं भारत का ही नागरिक रहना चाहता हूँ, भले ही मैं किसी काम से बाहर रह रहा हूँ मजबूरी में, तो भी नागरिकता बनी रहेगी। तो ये 2-3 बातें आप इसमें याद रखिएगा। बिना सूचना 7 वर्ष बाहर रहते हैं तब जाएगी, लेकिन अगर आप रीज़न प्रस्तुत करते हैं तो नहीं जाएगी। उचित रीज़न जो हमने आपको बता दिया, स्टूडेंट हैं या भारत सरकार की सेवा की वजह से या उन संगठनों में सेवा दे रहे हैं जिनका भारत सदस्य है, या फिर इनमें से अगर कोई नहीं है तो फिर यदि आप हर वर्ष रिन्यूअल करवा रहे हैं। तो ये हो गए इतने। और अगला है संविधान का अनादर। संविधान का अनादर यानी कि आपने संविधान में निष्ठा की शपथ भी ली थी, इसमें शपथ ली जाती है जो बाहरी लोग नागरिक बनते हैं, और फिर आपने संविधान का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, संविधान का अनादर कर रहे हो कि हम आपके देश का संविधान नहीं मानेंगे और अपना कानून बना रहे हो, आप अपना कानूनबाजी दिखा रहे हो, तो फिर आपकी नागरिकता चली जाएगी। तो 3 तरीके आपके हो गए, रिनंसिएशन और आपका एक जो स्वेच्छा से आप त्याग कर देते हो, और दूसरा जो हो गया आपका दूसरे देश की नागरिकता आपने ले ली तो टर्मिनेशन हो गया, और तीसरा डिप्राइवेशन हो गया, यानी सरकार ने ही आपको नागरिक होने से वंचित कर दिया। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या बताता है, इसमें 2 मुख्य चीज़ें हैं। एक है नागरिकता के अर्जन के 5 तरीके, और 5 तरीके हमने आपको बताए, और उसके बाद में नागरिकता के लोप होने के 3 तरीके, तीनों तरीके आपने समझे, और इसमें समय समय पर 9 बार संशोधन किया गया। तो हमने आपको कुछ संशोधन में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो पूछी जा सकती हैं वो भी हमने आपको साथ में बताई। अब 2015 OCI मामला हम पढ़ेंगे, और 2019 का जो मामला है नागरिकता से संबंधित उसको हम अलग क्लास में डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई चीज़ें आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं, और प्रयास किया जाएगा कि उनका आपको एक सेटिस्फाइंग आंसर दिया जाए। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।